Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, बैरोड। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, हम कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आज हम कार्ल मार्क्स की लास्ट थ्योरी है स्टेट थ्योरी, मार्क्सियन थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में समझेंगे। हमने पूर्व के वीडियो में मार्क्स के सभी सिद्धांतों को पढ़ा। पूर्व वीडियो में हमने क्लास स्ट्रगल और सरप्लस वैल्यू थ्योरी, वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को समझा। आज ये मार्क्सियन थ्योरी का सबसे अंतिम टॉपिक है स्टेट थ्योरी। पूर्व के वीडियो के माध्यम से आप समझ चुके हैं कि मार्क्स एक कम्युनिस्ट थ्योरी का व्यक्ति था। उसे कम्युनिज्म के बारे में ही अपने विचारों को दिया। स्टेट थ्योरी में हम देखेंगे कि मार्क्स स्वयं राज्य के सिद्धांत पर अलग से तथा स्पष्ट रूप से कहीं पर भी नहीं लिखा है। पूर्व में हमने जब पढ़ा तो प्लेटो और अरिस्टो की भांति, जैसा कि आपको पता है, प्लेटो और अरिस्टो को हमने पूर्व के वीडियो में पढ़ा है, राज्य को एक लोक कल्याणकारी संगठन मानने के स्थान पर कार्ल मार्क्स राज्य को एक वर्ग संगठन मानता है। जिस तरह से प्लेटो और अरिस्टो ने माना, उसी तरह से वह भी राज्य को एक वर्ग संगठन मानता है। उनका ये मानना है कि इसकी उत्पत्ति वर्ग संघर्ष से हुई। पूर्व के वीडियो में हमने वर्ग संघर्ष को पढ़ा, उसमें ये बात पूर्ण रूप से क्लियर हो गई। उसका यही मानना है कि इसकी उत्पत्ति वर्ग संघर्ष से हुई। यह एक दमनकारी समुदाय है जो वर्ग विभेदों को बनाए रखता है। राज्य तब तक बना रहेगा जब तक कि समाज में वर्ग रहेंगे। मार्क्स का आदर्श वर्गविहीन समाज है जिसमें राज्य विलुप्त हो जाएगा और साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। राज्य वर्ग समाज की उपज है। उसका उदय वर्गों के उदय के साथ ही हुआ और वर्गों के अंत के साथ ही उसका लोप हो जाएगा। यह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये मार्क्स की स्टेट थ्योरी है। इसके अंतर्गत हम 3 बातों को देखेंगे। सबसे पहले, राज्य की उत्पत्ति का कारण कार्ल मार्क्स ने वर्ग विभेद को बताया है। इस वर्ग विभेद के अंतर्गत हम देखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कार्ल मार्क्स की विचारधारा सामान्य मत के सर्वथा विपरीत है। प्लेटो और अरिस्टो जैसे अनेक विचारकों का मत है कि राज्य एक स्वाभाविक और नैतिक संस्था है जो मानव जीवन के साथ ही जुड़ी हुई है। लेकिन कार्ल मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है। आदिम साम्यवादी व्यवस्था के समाज के सदस्यों के बीच हितों का कोई संघर्ष नहीं था, इसलिए संपूर्ण समाज मिलकर अपने मामलों का प्रबंध स्वयं कर लेता था। राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था। हमने इतिहास की भौतिक व्याख्या में दास युग, सामंत युग, इन सभी को पढ़ा। इसके अंतर्गत आपने देखा था कि दास युग में स्थिति बदल गई थी। इस युग में स्वामियों के हाथ से भूमि, संपत्ति और उत्पादन के समस्त साधन थे और ये दासों का शोषण करते थे। स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी और बहुसंख्यक समाज के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए उन्हें शक्ति का आश्रय लेना पड़ा, जिसके अंतर्गत सेना, पुलिस, न्यायालय, कारागार आदि की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी। इस संबंध में मार्क्स लिखते हैं कि राज्य एक संपत्तिशाली वर्ग का संगठन है जो संपत्तिहीन वर्ग से इसकी सुरक्षा करता है। वे लिखते हैं कि राज्य आदिकाल के अस्तित्व में नहीं था। ऐसे समाज भी रहे हैं जो इनके बिना थे और उसमें राज्य तथा राज्य सत्ता की कोई धारणा नहीं थी। इसी के अंदर आर्थिक विकास की निश्चित दशा में जो समाज के वर्ग विभाजन द्वारा उत्पन्न झगड़ों के कारण पैदा हुई, राज्य की उत्पत्ति हुई और जो इस झगड़े की आवश्यकता थी। इस तरह से कार्ल मार्क्स ने अपने राज्य की उत्पत्ति का आधार वर्ग विभेद बताया है। इसी के अंदर उन्होंने राज्य वर्ग को शोषण का यंत्र कहा है। इसके अंतर्गत मार्क्स का मानना है कि राज्य के उद्देश्य एवं स्वरूप के बारे में अन्य दार्शनिकों से काफ़ी भिन्न है कार्ल मार्क्स की थ्योरी। अपनी प्रारंभिक रचनाओं में उन्होंने हीगल के राज्य संबंधी विचारों की कटु आलोचना की थी। हीगल ये मानते थे कि राज्य उच्च नैतिकता है और समाज के सारे द्वंद्व खत्म कर देता है। मार्क्स ने इस विचार की कटु आलोचना करते हुए कहा है कि राज्य व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर
सामान्य हित का प्रतिनिधित्व नहीं करता बल्कि निजी संपत्ति का सेवक है। और मार्क्स ने यह भी माना है कि राजनीतिक मुक्ति मानव की मुक्ति नहीं है। राज्य स्वतंत्र हो सकता है बिना मनुष्य के स्वतंत्र हुए। इस प्रकार उन्होंने प्रारंभिक रचनाओं में यह स्पष्ट किया है कि राज्य पूरे समाज का एक पहलू है और समाज के नीचे है तथा राज्य निजी संपत्ति के हितों से जुड़ा हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कार्ल मार्क्स ने यह भी कही है कि राज्य बिखरे हुए नागरिक समाज को संगठित नहीं करता, यह एक राजनीतिक अंधविश्वास है। राज्य सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करता है, जबकि वास्तविकता यह है कि सामाजिक जीवन राज्य को संगठित रखता है। अतः इस विचार के अनुसार राज्य समाज से बाहर नहीं बल्कि समाज की ही एक उपज है। संक्षेप में मार्क्स के अनुसार राज्य मानव जीवन के विकास का उत्तम साधन अथवा समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने वाला और उनके अधिकारों की रक्षा करने वाला, उनके कल्याण की सोचने वाला संगठन नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य एक विशेष वर्ग की प्रभुत्ता को बनाए रखना है और उन्हें अन्य वर्गों के शोषण की खुली छूट देना है। इसी के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने अंतरिम काल में सर्वाहार वर्ग के अधिनायकत्व की बात की है। मार्क्स का मानना है कि पूंजीवाद का अंत अनिवार्य है। क्रांति द्वारा पूंजीवादी वर्ग को नष्ट कर दिया जाएगा और सर्वहारा, जिसे हम श्रमजीवों का अधिनायकत्व भी कहते हैं, स्थापित हो जाएगा और वर्गहीन समाज की स्थापना में कुछ समय लगेगा और अंतरिम काल, जिसे उन्होंने ट्रांजिशनल पीरियड कहा है, में सर्वहारा वर्ग का शासन होगा। इस संक्रमण काल में हेलोवेल द्वारा प्रस्तुत रूपरेखा के अनुसार साम्यवाद का जो कार्यक्रम था उसके अंतर्गत निम्न बातें उन्होंने बताई कि नंबर 1, इस प्रकार की जमींदारी का उन्मूलन और भूमि से प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व का सार्वजनिक लाभ के कार्यों पर खर्च किया जाएगा। इसी के अंतर्गत उनका ये मानना है कि सरकारी पूंजी और पूर्ण एकाधिकार से संपन्न राष्ट्रीय बैंक द्वारा राज्य के हाथ में उधार का केंद्रीकरण होगा। इसी तरह नंबर 3, संचार और परिवर्तन के साधनों का राज्य के हाथों में केंद्रीकरण होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि मार्क्स इस सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को ही लोकतंत्र मानता था और सर्वहारा वर्ग को अपने आप को दलित वर्ग के नाते संगठित करना है और उसे शासक वर्ग की स्थिति तक उठाना है। इस तरह से कार्ल मार्क्स ने अंतिम काल में सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की बात की। तत्पश्चात उनका यह मानना है कि इसके आधार पर राज्य संस्था का विलोप हो जाएगा। इसके अंतर्गत उनका कहना है कि सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की संक्रमणकालीन अवस्था के बाद मार्क्स एक ऐसी आदर्श व्यवस्था की कल्पना करता है जिसमें राज्य विलुप्त हो जाएगा और यह अवस्था वर्गहीन समाज की होगी जिसमें राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने इस आधार पे एंजिल्स से उनके अपने शब्दों में एक बात कही है कि राज्य का अंत नहीं किया जा सकता, उसका लोप हो जाता है। मार्क्स की मान्यता है कि जब तक समाज में वर्ग बने रहेंगे तब तक एक विशेष वर्ग की सत्ता के समर्थक राज्य की भी सत्ता बनी रहेगी, किंतु सर्वहारा वर्ग की अधिनायकतावाद के चरण में पूंजीपतियों के वर्ग का उन्मूलन हो जाएगा और इसके बाद समाज में वर्ग भेद की सत्ता समाप्त हो जाएगी और सब व्यक्तियों को समानता की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से कार्ल मार्क्स ने अपने राज्य संबंधी थ्योरी को बताया है, लेकिन कार्ल मार्क्स की इस थ्योरी को आलोचकों ने कई आधारों पर स्वीकार नहीं किया है। आलोचकों के अनुसार मार्क्स के राज्य सिद्धांत में कई दोष है। मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य के अधिक पूर्ण और अधिक अच्छे स्वरूप की उपेक्षा करते हुए केवल एक रोगग्रस्त राज्य का अध्ययन करता है। इस सिद्धांत की निम्नलिखित तर्कों के आधार पर आलोचकों ने आलोचना की है। नंबर 1, राज्य मानव की भलाई करने वाली संस्था है। मार्क्स ने राज्य को शोषण करने वाली संस्था कहा है, जबकि यह देखा गया है कि राज्य तो व्यक्ति की सेवा एवं भलाई करने वाला संगठन है।
राज्य का कार्य व्यक्ति के उत्तम जीवन के लिए उत्तम परिस्थितियाँ उत्पन्न करना है। इस आधार पर आलोचकों ने इसको स्वीकार नहीं किया है। नंबर 2, राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। मार्क्स ने राज्य को सर्वहारा वर्ग का शत्रु बताता है और कहा है कि राज्य के द्वारा पूंजीपति वर्ग श्रमिकों का शोषण करता है, किंतु वस्तु स्थिति से भिन्न है। पिछले लगभग 60 वर्षों से विश्व के सभी राज्यों द्वारा कल्याणकारी राज्य का विचार स्वीकार कर लिया गया है और अमेरिका सहित पश्चिमी यूरोप के सभी देशों में श्रमिकों के हित में सैकड़ों कानूनों का निर्माण किया है। इसलिए राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। थर्डली, शांतिपूर्ण तरीकों से परिवर्तन संभव। मार्क्स के अनुसार बिना क्रांति और हिंसा के पूंजीपति राज्य में परिवर्तन संभव नहीं है, जबकि समाजवादी समाज की स्थापना के लिए पूंजीवादी राज्य के विनाश का एकमात्र साधन हिंसा है, जबकि वस्तुतः इंग्लैंड, अमेरिका और भारत जैसे देशों में शांतिपूर्ण एवं वैध साधनों से ही पूंजीपति राज्य की समाजवादी राज्य के रूपांतरण में सफल हुए हैं। फोर्थली, उनका मानना है कि राज्य के विलोप की धारणा कल्पना मात्र है। मार्क्स राज्यविहीन समाज की कल्पना करता है। वह कहता है कि धीरे धीरे राज्य की व्यवस्था अपने आप समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार एक फूल अपने पूर्ण विकास के बाद स्वयं मुरझा जाता है, उसी प्रकार अंत में राज्य रूपी फूल की भी खत्म हो जाएगा। किंतु आलोचकों के अनुसार मार्क्स की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं हुई। इसके अंतर्गत उन्होंने रूस में क्रांति के हुए 45 वर्ष बीत गए, किंतु राज्य का विलोप नहीं हुआ। इस आधार पर आलोचकों ने कार्ल मार्क्स की इस स्टेट थ्योरी को स्वीकार नहीं किया है। इसी के अंतर्गत हम एक दो बातों को और बताएंगे कि मार्क्स की साम्यवादी कार्य पद्धति क्या थी। व्हाट इज़ द मार्क्स एंड प्रोग्राम ऑफ कम्युनिज्म। इसके अंतर्गत उन्होंने जो उनका साम्यवादी घोषणा पत्र था 1848 में, उन्होंने इसके अंतर्गत निम्न कार्यक्रम अपने बताए थे, जिसके अंतर्गत कुछों को अपन ने देखा है कि भूमि के रूप में संपत्ति की व्यवस्था का अंत किया जाए। इसी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण और राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की बात की। कारखानों में छोटे श्रमिकों के कार्यों पर रोक करने की बात कही और प्रति व्यक्ति के लिए कार्य करना अनिवार्य हो। ये कार्यक्रम इनके साम्यवादी कार्य पद्धति के अंतर्गत आते हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे मार्क्स एंड थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, मार्क्स तथा क्रांति का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम 2-3 बातों के बारे में पढ़ेंगे कि मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति को अपरिहार्य मानता था। क्रांति से तात्पर्य है सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन होना। सामाजिक क्रांतियों से ही समाज का विकास होता है, क्योंकि इनके द्वारा पुरानी प्रतिगामी सामाजिक व्यवस्था का उन्मूलन किया जाता है और उनके स्थान पर नई प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जाती है। मार्क्स कई कारणों से क्रांति को अपरिहार्य समझता है। सर्वप्रथम उसका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत क्रांति की अनिवार्यता को प्रतिपादित करता है। उनके अनुसार संसार के समस्त परिवर्तन अंतर्विरोध के अनुसार स्वयं ही होते हैं और पूंजीवाद के आंतरिक विरोध का निवारण करने के लिए क्रांति अनिवार्य है। सेकेंडली, मार्क्स का ये मानता है, मार्क्स के अनुसार समाजवादी क्रांति तब कही जाती है जब राज्य की शक्ति पर सर्वहारा का कब्जा हो जाता है और निर्णायक उत्पादक शक्तियाँ मजदूर वर्ग के हाथों में केंद्रित होती है। कार्ल मार्क्स का मानना है कि क्रांति का ये सिलसिला यहीं पर समाप्त नहीं होता। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें संक्रमण काल अवस्था के दौरान सर्वहारा की तानाशाही की स्थापना से राज्य विहीन समाज की अंतिम अवस्था की दिशा में अग्रसर होने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने अपने लेख द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस में मार्क्स क्रांति को निरंतरता की घोषणा, सामान्यतः वर्ग विभेदों की समाप्ति की दिशा में आवश्यक और मध्यम श्रेणी के रूप में सर्वहारा की वर्गीय तानाशाही, ऐसी सामाजिक संबंधों के उन्मूलन जो उत्पादन के इन संबंधों के अनुरूप है, और इन सभी विचारों को क्रांतिकरण या इन सभी विचारों का जो क्रांतिकरण है वो इन सामाजिक संबंधों से ही पैदा होते हैं और क्रांति का रूप धारण कर लेते हैं। संक्षेप में
मार्क्स महानतम क्रांतिकारी था। उनका यह कथन क्रांति का शंखनाद है। इसी तरह से कार्ल मार्क्स ने फैमिली और रिलीजन के आधार पे भी उन्होंने एक दो बातें कही है। मार्क्स के अनुसार परिवार तथा निजी संपत्ति दोनों एक साथ ही पैदा हुए, अतः इन दोनों का लोभ भी एक साथ ही होगा। साम्यवादी समाज में, जिसकी कार्ल मार्क्स ने कल्पना की है कि परिवार, संपत्ति और धर्म तीनों के लिए कोई स्थान नहीं है। तत्पश्चात हमने देखे कि मार्क्स की पूंजीवाद की समालोचना, क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। मार्क्स के लेखन का सर्वाधिक स्थायी भाग विशेषतः दास कैपिटल में पूंजीवाद संबंधी उसकी समालोचना थी। मार्क्स का पूरा आर्थिक राजनीतिक दर्शन दास कैपिटल में अपनी संपूर्णता के साथ प्रस्तुत हुआ है और सर्वारा वर्ग की पूरी भूमिका तथा शोषण का समूचा स्वरूप यह ग्रंथ उजागर करता है। पूंजीवादी समाज के अस्तित्व में आने और उसके नष्ट होकर एक नए समाज, जिसे हम समाजवादी समाज में तब्दील होने की समस्त प्रक्रिया इसके अंतर्गत समझाई गई है। पूंजीवाद की समालोचना करते हुए कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि इसमें उत्पादन मुनाफे के लिए होता है और उत्पादन के साधन कारखाने तथा मशीनें होती है। मशीनों तथा उद्योगों का स्वामित्व पूंजीपतियों के हाथ में होता है और वे न केवल लाभ कमाने के लिए अधिकतम उत्पादन करते हैं, बल्कि इस व्यवस्था में पूंजीपतियों का लाभ इसलिए भी होता है क्योंकि वे श्रमिकों को कम मजदूरी देते हैं और अतिरिक्त मूल्य अपने पास रखते हैं, जो कि हमने सरप्लस वैल्यू थ्योरी के अंतर्गत पूर्व में भी इसको बताया गया है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स के दर्शन की कई लेखकों और दार्शनिकों ने इसकी आलोचना की है। इसमें पूंजीपति वर्ग के लेखन, जिसके अंतर्गत कार्ल पॉपर, काउंटेस्की जैसे संशोधनवादी तथा कीन्स जैसे अर्थशास्त्री प्रमुख हैं। इन्होंने मार्क्स के विचारों की निम्नलिखित तर्कों के आधार पर आलोचना की है, जिसमें नंबर 1, मुक्त समाज का दुश्मन। कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक रचना दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़ में मार्क्सवाद को मुक्त समाज का दुश्मन ठहराया है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है और उनके व्यक्तित्व, उनके विकास में ये बाधक है। सेकेंडली, उनका ये मानना है ये हिंसा को बढ़ावा देता है। मार्क्स के दर्शन की इस आधार पर भी आलोचना की गई है कि वह क्रांति का संदेश देकर हिंसा को बढ़ावा देता है और वर्ग संघर्ष का प्रचार करके वह सहयोग की संभावनाएं कंप्लीटली ख़त्म कर देता है। थर्डली, उनका ये मानना है कि ये अधिनायकवाद को प्रोत्साहित करता है। मार्क्सवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा आरोप यह है कि साम्यवादी समाज की कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों न हो, व्यवहार में वह सर्वारा वर्ग की अधिनायकवाद या अधिनायक तंत्र की ही स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत हमने देखा सोवियत रूस और चीन में साम्यवादी क्रांतियों के फलस्वरूप जो व्यवस्थाएं अस्तित्व में आई, उन्होंने आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सैनिक प्रगति को चाहे कितना ही बड़ा प्रमाण क्यों न दे दिया गया, वहाँ के नागरिक चिरकाल तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित ही रहे हैं। फोर्थली, भविष्यवाणी गलत साबित होना। मार्क्स के अधिकांश भविष्यवाणियाँ गलत साबित हुई है। मार्क्स के ग्रंथ दास कैपिटल को 100 से भी अधिक वर्ष हो चुके हैं, किंतु पूंजीवाद के विध्वंस और राज्य के लोप होने की भविष्यवाणियाँ सच नहीं निकली है। धनी अधिक धनी और निधन अधिक निधन नहीं हुए, बल्कि मध्यम वर्ग का लोप होने के स्थान पर उनकी संख्या और प्रभाव में भी वृद्धि हुई है। फिफ्थ, इतिहास की मनमानी व्याख्या। आलोचकों के अनुसार मार्क्स ने इतिहास की जो व्याख्या की है वह नितांत मनमानी लगती है। उसने द्वंद्वात्मक पद्धति और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के आधार पर मानव इतिहास को 5 कालों में बांटा है। इस संबंध में एक्टर ने कहा है कि पिछले 100 वर्ष पुराने इतिहास के अनुभव के आधार पर 1000 वर्ष के पुराने इतिहास की व्याख्या करना संतोषजनक नहीं है। अतः मार्क्स की सबसे बड़ी यही भूल है। 6, उन्होंने धर्म की उपेक्षा की है, नेग्लिजेंसी ऑफ रिलीजन। उन्होंने धर्म को जनता के लिए अफीम कहा है और उनके विचारों में धर्म का कोई स्थान नहीं है, जो कि आलोचकों ने इसको नहीं माना है। 7, राज्य संबंधी भ्रांत धारणा। मार्क्स का यह कल्पना गलत है
कि राज्य अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। वास्तविकता तो यह है कि आजकल साम्यवादी देशों में राज्य के अधिकार और उनकी शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अतः मार्क्सवाद द्वारा ये चीज़ जो कही गई है उसको उन्होंने गलत ठहराया है। मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल की भी आलोचना करते हुए किन्स ने लिखा है कि मार्क्स का ग्रंथ कैपिटल रद्दी की गई पाठ्य पुस्तक है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असत्य नहीं है। आधुनिक संसार में न इसकी कोई उपयोगिता है और न ही लोगों की इसमें रुचि है। अतः आलोचकों के अनुसार मार्क्स में न तो मौलिकता है न ही भावी समाज में का उन्होंने स्पष्ट चित्रण किया है। अतः मार्क्स ने अपने प्राय सभी विचारों को दूसरों से ग्रहण किया है। इस आधार पर आलोचकों ने कार्ल मार्क्स की थ्योरी की आलोचना की है। लेकिन अंत में हम कार्ल मार्क्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में ज़रूर बताएंगे कि मार्क्सवाद आधुनिक युग का अत्यंत प्रभावशाली और वैज्ञानिक सामाजिक दर्शन है। जितना मार्क्स के विचारों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र को प्रभावित किया है, संभवतः अन्य सभी किसी दार्शनिकों ने नहीं किया है। अतः मार्क्सवादी दार्शनिक होने की अपेक्षा व्यावहारिक अधिक है। कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्ग संघर्ष तथा सर्वाधार वर्ग के अधिनायक के सिद्धांत को प्रतिपादित करके श्रमिक वर्ग को एक पर्याप्त स्फूर्ति प्रदान की है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है और साथ ही उसने इतिहास की भौतिक एवं आर्थिक व्याख्या करके विश्व को एक नवीन शिक्षा प्रदान की है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मार्क्सवाद एक प्रगतिशील दर्शन है जिसका मुख्य संदेश यही है कि सामाजिक अन्याय की जड़ें सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ढूंढनी चाहिए और उसका प्रतिकार भी करना चाहिए। इस तरह से हमने आज के वीडियो में कार्ल मार्क्स की समस्त थ्योरी को पढ़ा है, समझा है और आज के समय में कार्ल मार्क्स कितना खरा उतरता है ये सब हमने इनकी थ्योरीज में देखा है। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थिंकर को लेंगे। धन्यवाद।